दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS GK GS स्टडी में। दोस्तों अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यह रेलवे ग्रुप डी की दूसरी क्लास है। लेकिन इसके अलावा आप चाहे NTPC की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे RPF कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है यह क्लास। तो क्लास को शुरू करने से पहले इसको फटाफट शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास, और अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे GK GS के बहुत ही ज़बरदस्त से प्रश्न जो कि आपके पेपर के हिसाब से बहुत ही ज़रूरी हैं। हमारे सभी स्टूडेंट के लिए कुछ खास लाइनें, आइए ज़रा सुनते हैं। दोस्तों, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, अगर आप मेहनत ना करें ये बड़ी गलत बात है। तो दोस्तों मेहनत को जारी रखिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाते रहिए। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। तो ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। भारत के राज्यों से मानसून की वापसी सितंबर में शुरू हो जाती है। दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पूर्वी या फिर उत्तर पश्चिमी, बताइएगा ज़रा। तो भारत के राज्यों से मानसून की वापसी सितंबर माह में उत्तर पश्चिमी से शुरू हो जाती है, और ध्यान रखना है यह 1 सितंबर से लौटना शुरू कर देता है और 15 सितंबर तक उत्तर पश्चिमी भागों में चला जाता है। और मानसून के पीछे हटने या लौटने की इस प्रक्रिया को सामान्यतः मानसून का निवर्तन कहा जाता है। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। आइए ज़रा मैप के ज़रिए से समझते हैं कि मानसून कैसे लौटता है और कैसे शुरू होता है भारत में। देखिए दोस्तों, भारत में जो मानसून की शुरुआत होती है वह जुलाई के फर्स्ट सप्ताह से शुरू हो जाती है। तो दोस्तों यह केरल के काली तट पर इसका प्रभाव सबसे पहले देखने को मिलता है और धीरे धीरे यह पूरे भारत में फैल जाती है। और जब सितंबर माह में यह मानसून लौटता है, जिसको लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, यह इसके आप इस एरो के ज़रिए से समझ सकते हैं, जो कि यह लास्ट में यहाँ ये जो राज्य हैं इनमें वर्षा कराता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लौटता मानसून क्या होता है और शुरू का मानसून क्या होता है। यानी जो पहले यहाँ से ये जो काली वाली लाइनें हैं, ये जो काले वाले एरो हैं, यहाँ से मानसून की शुरुआत होती है, और ये आप नीले वाले जो एरो देख रहे हैं ये लौटता हुआ मानसून होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है? भील जनजाति, कोरवा जनजाति, गारो जनजाति, गोंडी जनजाति, बताइएगा ज़रा। और क्या भाई फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। हाँ, लगता है आज क्लास में आप लोग आए नहीं हैं, बड़ी गलत बात है भाई। चलिए फटाफट क्लास में आइए आप लोग। तो भारत में जो जनजाति यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है वह भील जनजाति है, और दोस्तों यह भीलों द्वारा बोली जाती है, और यह भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। और इस भाषा को भिलाला, भगोरिया, भील, वोली आदि नामों से भी जाना जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और भील जनजाति की सबसे अधिक जो जनसंख्या पाई जाती है वह मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ये बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है। और यह भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, तो दोस्तों इसको भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये तो आपको बात माननी पड़ेगी कि हल्के प्रश्न से सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तो आपको कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप अपना सिलेक्शन ले पाएँ, क्योंकि हल्के प्रश्नों से सिलेक्शन नहीं होता है। तो दोस्तों चीज़ों को समझने की कोशिश किया करें आप लोग, और कोई भी प्रश्न हो उसकी पूरी जानकारी लिया करें आप लोग। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 3 की तरफ। अच्छा, क्लास देखना शुरू कर दिया है लेकिन लाइक का बटन नहीं दबाया है? चलो फटाफट सेशन को लाइक करो और इसको आगे बढ़ाइए आप लोग। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न और बहुत ही बढ़िया सी क्लास, तो आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, बताइएगा ज़रा। तो सूरजमुखी की खेती में अग्रणी स्थान कर्नाटक रखता है, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और ध्यान रहे कि भारत के मुख्य तौर पर 6 राज्य सूरजमुखी की खेती में अपना स्थान रखते हैं, यानी पहले नंबर पर आता है कर्नाटक, और फिर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा और तमिलनाडु, यह राज्य आते हैं। और इनमें सबसे पहले जो स्थान रखता है वह कर्नाटक है। और यह सूरजमुखी एक तिलहन वाली फसल है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, भूटान और अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान। बताइएगा ज़रा, फटाफट कमेंट कीजिए, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है और कौन सबसे बेहतरीन तैयारी कर रहा है इस समय। तो पूर्व में भारत की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है। आइए आपको समझाते हैं कि किन देशों से भारत की किस दिशा की सीमा लगती है। आइए समझते हैं मैप के ज़रिए से, देखते हैं क्या मज़ा आता है या नहीं। इससे आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देखिए, जो भारत की पश्चिम में सीमा लगती है वह पाकिस्तान से लगती है और थोड़ी सी अफ़गानिस्तान के साथ भी लगती है। और ध्यान रहे कि भारत की अगर उत्तरी सीमा की बात करें तो यह चीन के साथ लगती है, और वहीं नेपाल और भूटान से भी भारत की सीमा लगती है। और अगर यहाँ बात करें पूर्व की, तो अभी आपको बताया था म्यांमार और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा लगती है। और दोस्तों, अगर आपसे वहीं पूछ ले कि भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश बताइए जिनकी सीमा लगती है, जलीय द्वीपीय देश, तो आपको बताना है श्रीलंका। तो आपको दोस्तों पता है, लेकिन और एक देश है जो कि जिसका नाम है मालदीव, इसकी सीमा भी लगती है। तो अब ये भारत के दो पड़ोसी देश हो गए जो कि जलीय द्वीपीय देश हैं, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर अगर थोड़ा सा भी टफ क्वेश्चन करेगा तो आपसे पूछ लेगा कि भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश बताइए जो कि जलीय द्वीपीय देश हो। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों, मैप के ज़रिए से आपके माइंड में लंबे समय तक जानकारी बनी रहती है, तो इसलिए मैप को समझने की कोशिश करें आप लोग, ठीक है। और कमेंट में बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? लोकटक झील, पुलिकट झील, बुलर झील या फिर चिल्का झील? बताइएगा ज़रा। तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और ध्यान रहे, उड़ीसा की चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लेकिन उसके साथ यह भारत की सबसे बड़ी लैगून झील भी है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनर कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। तो चलते हैं आज की क्लास के प्रश्न नंबर 6 की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली, योसुद, विपिन, प्रभास? बताइएगा ज़रा। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था, और यह जमाली था कौन, इसको भी आपको जानना है। आइए समझते हैं पूरा मामला आखिर था क्या। तो महावीर स्वामी की पुत्री का विवाह जमाली नामक एक क्षत्रिय से हुआ था, और जमाली ही बाद में महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी बना, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, जिसकी जमाली के साथ विवाह हुआ था जिसका। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म की जो प्रथम जैन संगति थी, तो दोस्तों उसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, मैं फिर कहूँगा कि किसी भी चीज़ को पढ़ो उसकी पूरी जानकारी लीजिए आप लोग, ठीक है, तभी सिलेक्शन होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मौर्य साम्राज्य के प्रांतों एवं उनकी राजधानियों के साथ कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों, आपको बताना है, इसमें मौर्य साम्राज्य की राजधानियां हैं, जिनमें से इसमें आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है, बाकी सब अपनी जगह पे सही हैं। उत्तरापथ, तक्षशिला एकदम सही है। अवंती राष्ट्र, उज्जैनी बिल्कुल सही है भाई। कलिंग, सुवर्णगिरी, अरे यहीं पर मामला गड़बड़ा गया, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। यानी कलिंग की जो राजधानी थी वह सुवर्णगिरी नहीं थी, और जो दक्षिणापथ की थी वह सुवर्णगिरी थी। तो दोस्तों, आइए ज़रा जान लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य में कि उनकी राजधानियाँ क्या क्या थीं। तो मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की कुछ राजधानियाँ इस प्रकार हैं। उत्तरापथ की तक्षशिला थी, और अवंती राष्ट्र की राजधानी तक्षशिला थी, यानी उत्तरापथ और अवंती राष्ट्र की राजधानी तक्षशिला ही थी। और वहीं बात करें कलिंग की, तो कलिंग की तोसली थी, यानी कलिंग की राजधानी तोसली थी। और दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। और प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो दोस्तों, इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, यहाँ से कोई भी राजधानी पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक। तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। और बताइएगा ज़रा कमेंट में कि ये राजधानी आपको पहले से पता थी या नहीं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के शासनकाल में नहीं हुआ? आगरा का किला, लाल किला, इलाहाबाद का किला या फिर लाहौर का किला?
बताइएगा ज़रा। और दोस्तों कमेंट वगैरह करिए आप लोग, हाँ, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। और बताइए ज़रा, आंसर भी कीजिए आप लोग, ताकि हमें भी लगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, हाँ? तो दोस्तों अकबर ने अपने शासनकाल में लाल किले का निर्माण नहीं कराया था। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अकबर के काल में किन किन किलों का निर्माण हुआ था, तो आइए आपको बताते हैं। तो अकबर द्वारा निर्मित प्रमुख इमारतें कुछ इस प्रकार से हैं, आइए एक एक करके बात करते हैं। आगरा का किला, यह भी अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था। और लाहौर का किला, यह भी अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था। और वहीं बात करें इलाहाबाद के किला की, तो यह भी अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था। और बुलंद दरवाज़ा जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है, यह भी अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था। यानी आप कह सकते हैं कि ये सब किले अकबर के शासनकाल में बनवाए गए थे। और जामा मस्जिद, यह भी अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था, जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दीवान ए आम और दीवान ए खास, जो कि दोनों फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं, और यह दोनों का निर्माण अकबर के शासनकाल में ही हुआ था। और वहीं बात करें पंचमहल, यह भी अकबर के शासनकाल में बनवाया गया था, जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो बताइएगा ज़रा कि आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करिए आप लोग। और यह रहे अकबर द्वारा निर्मित कुछ प्रमुख इमारतें जिनको आपको याद करना है, और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौसा और कन्नौज के युद्ध में किस शासक ने हुमायूं को पराजित किया था? मोहम्मद आदिल शाह, इस्लाम शाह, अली आदिल शाह द्वितीय, शेर शाह सूरी, बताइएगा ज़रा। तो दोस्तों चौसा और कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। आइए जान लेते हैं कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों कन्नौज का युद्ध वर्ष 1540 ईस्वी में हुआ था, जो कि शेर खान और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें शेर खान ने हुमायूं को पटकनी दी थी, यानी शेर खान की विजय हुई थी। शेर खान को ही शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रहे कि चौसा का युद्ध वर्ष 1539 ईस्वी में शेर शाह सूरी तथा हुमायूं के बीच हुआ था, और जिसका परिणाम था कि शेर शाह सूरी ने इसमें विजय प्राप्त की थी। तो दोस्तों अब याद हुआ आपको या नहीं, बताइएगा ज़रा। तो आपको ऐसे भी याद रखना है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। अकबर के शासनकाल के दौरान वह भूमि थी जो 4 वर्षों से बंजर पड़ी हो, उसे क्या कहते थे? बंजर भूमि, परती भूमि, पोलज भूमि, चाचर भूमि, बताइएगा ज़रा। तो अकबर के शासनकाल के दौरान वह भूमि या फिर ऐसी भूमि जो 4 वर्षों से बंजर पड़ी हो, यानी जिस पर फसल ना उगाई गई हो 4 वर्षों के अंदर, उसे चाचर भूमि कहते थे। अब यह बंजर भूमि तो समझ में आता है, अब यह परती और पोलज क्या होता है, यह कैसी भूमि होती हैं, आइए एक एक करके बताते हैं आपको। दोस्तों बंजर भूमि तो आपको पता है जिस पर कई वर्षों से फसल की पैदावार ना हुई हो या कोई भी फसल की बुआई ना हुई हो, उसे बंजर भूमि कहते हैं। और जो परती भूमि थी वह पोलज भूमि पर बुआई ना हुई हो, यानी 1 से 2 वर्ष के बीच में जिस भूमि पर बुआई ना हुई हो उसे पोलज भूमि कहते थे। और ये पोलज क्या है दोस्तों? प्रतिवर्ष बुआई वाली भूमि, यानी एक ऐसी भूमि जिस पर हर साल तो बुआई होती है लेकिन फिर बाद में नहीं होती है, ऐसी भूमि पोलज भूमि होती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंग्रेज़ों ने अवध साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था 1856 में, 1845 में, 1838 में या फिर 1859 में, बताइएगा ज़रा। फटाफट कमेंट कीजिए, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, कि आपकी तैयारी सही हो रही है या फिर नहीं, इससे हमें यह जानकारी मिल जाएगी। तो अंग्रेज़ों ने अवध साम्राज्य पर 1856 में कब्जा किया था। और यह कब्जा कैसे किया था, आइए जानते हैं। तो दोस्तों अंग्रेज़ों ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य ने कब्जा कर लिया था इस प्रकार से। और उस समय उसका अवध का नवाब कौन था? तो यह नवाब वाजिद अली शाह था। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। ये बड़ी गलत बात है भाई, यहाँ सेशन को लाइक कीजिए, आप लोग भी लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं, और इसको आगे बढ़ाइए ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो डाकघर बचत बैंकों में बचत जमाएं मुद्रा पूर्ति की किस माप में शामिल की जाती है, बताइएगा ज़रा। M1, M2, M3 या फिर M4, बताइएगा ज़रा। तो डाकघर बचत बैंकों में बचत जमाएं मुद्रा पूर्ति की माप जो है
वह M2 से की जाती है। और यह M1 M2 है क्या, असल में मामला है क्या, बताएंगे ज़रा आपको, रुक जाइए। तो दोस्तों यह जो आपको दिख रहे हैं M1 M2 करके कुछ ऐसी चीज़ें, यह RBI बैंक के कोड होते हैं। और M0 का मतलब क्या होता है, आइए ज़रा समझते हैं। रिजर्व मुद्रा यानी RBI के पास जमा प्लस प्रचलन में मुद्रा, इसका यह कोड होता है। और M1 का मतलब क्या होता है, संकीर्ण मुद्रा यानी जनता का जमा धन प्लस जनता के पास मुद्रा। तो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। और M2 का मतलब क्या होता है, डाक के साथ बचत जमा प्लस M1, इसका यह मतलब होता है। और M3 का क्या मतलब होता है, M1 प्लस बैंकिंग प्रणाली के साथ सावधि जमा पैसा, इसका यह मतलब होता है। और M4 का क्या मतलब होता है, देखिएगा ज़रा, डाक घर बचत बैंकों के साथ सभी जमा प्लस M3, यानी यह दोनों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये M1 M2 M3 या फिर M0 ये है क्या। तो यह RBI के कोड वर्ड हैं, ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न। ट्रेजरी यानी राजकोष विल द्वारा जारी किए जाते हैं। भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण के द्वारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा, भारतीय सरकार के द्वारा, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, बताइएगा ज़रा। तो ट्रेजरी या फिर राजकोषीय बिल भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। और आइए जान लेते हैं ये ट्रेजरी होता क्या है। दोस्तों ट्रेजरी बिल एक लघुकालिक प्रपत्र होता है जिसे भारत सरकार ऋणदाता की तरह देती है। और ट्रेजरी बिल की अवधि 1 वर्ष से कम की होती है। और ट्रेजरी बिल 3 प्रकार के होते हैं और इनकी अवधि हर तरीके से अलग अलग होती है। पहले की 91 दिन और फिर 182 दिन और 364 दिन की होती है। यानी आप कह सकते हैं कि इन तीनों की अवधि अलग अलग तरीके से होती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चमगादड़ किस प्रकार के ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं। ध्वनि तरंगे, अतिध्वनि तरंगे, अपध्वनि तरंगे या प्राप्तध्वनि तरंगे, बताइएगा ज़रा, फटाफट कमेंट कीजिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, बताइएगा ज़रा, किसकी तैयारी सबसे बेहतरीन है। तो दोस्तों चमगादड़ जो है वह पराध्वनि तरंगों के कारण रात में देख सकता है और अपने शिकार को खोज सकता है। आइए जानते हैं कि पराध्वनि तरंगें होती क्या हैं। ऐसी यांत्रिक तरंगें जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं और यह पराध्वनि या प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग संकेत भेजने के लिए या फिर समुद्र की गहराई का पता लगाने या अल्ट्रासोनोग्राफी में किया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या है, पीला, नारंगी, लाल या फिर सफ़ेद, बताइएगा ज़रा। तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग सफ़ेद होता है। आइए जानते हैं सूर्य के प्रकाश का रंग सफ़ेद है, आखिर क्यों। यदि प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रकाश 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी 7 भागों में अलग अलग बंट जाता है। इस प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। और वर्ण विक्षेपण में रंगों का क्रम, आइए इस चार्ट के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको, यह होता है विवगयोर। दोस्तों आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा इसको। इससे होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। कुछ इस प्रकार से प्रिज्म द्वारा गुजरते हैं तो ये 7 कलर अलग अलग भागों में विभक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत पहले से ही पढ़ रखा होगा। तो चलते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ। शर्करा में मौजूद खाद्य घटक क्या होता है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा, बताइएगा ज़रा। तो शर्करा में मौजूद खाद्य घटक कार्बोहाइड्रेट होता है। और शर्करा होता क्या है, आइए जानते हैं। वह चीनी के विभिन्न रूप जैसे फ्रक्टोज, सुक्रोज या शर्करा या फिर सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और शर्करा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कमेंट में बताइए ज़रा। नहीं पता, हाँ बड़ी गलत बात है। चलो हम बताते हैं आपको। C12H22O11 होता है, यानी C12H22O11 इसका रासायनिक सूत्र होता है। आगे से ध्यान रखना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 17 की तरफ। कपूर को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होगा, ठोस से द्रव्य में या फिर द्रव्य से गैस में, ठोस से द्रव और फिर द्रव से गैस में या फिर ठोस से गैस में, बताइएगा ज़रा। तो कपूर को गर्म करने पर
जो परिवर्तन होगा वह ठोस से गैस में होगा। आइए जान लेते हैं कैसे, यह मामला है क्या। तो कपूर को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है और किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव्य में परिवर्तित हुए सीधे गैस में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहलाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और कपूर, आयोडीन, नेप्थलीन आदि का ठोस अवस्था से सीधे गैस या वाष्प में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन का ही एक उदाहरण है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। तो चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 18 की तरफ। ल्यूकेमिया का कैंसर है त्वचा, गर्भाशय, फेफड़ों या फिर रक्त में, यानी ल्यूकेमिया का कैंसर कहाँ पर होता है, आपको यह बताना है। समझ में आया प्रश्न या फिर नहीं? तो ल्यूकेमिया का कैंसर जो होता है वह रक्त यानी ब्लड में होता है। और ध्यान रहे यह है क्या, ल्यूकेमिया क्या है आपको बताना है। तो आप समझने का प्रयास करेंगे कि ल्यूकेमिया है क्या। तो दोस्तों, श्वेत रक्त कणिकाओं के यानी WBC की बात हो रही है यहाँ पर। तो उसके अति उत्पादन की स्थिति यानी यह कम उत्पन्न होती है, तो इसके कारण ल्यूकेमिया बीमारी हो जाती है, जिसके कारण प्लेटलेट्स एवं हीमोग्लोबिन घट जाता है। यानी सीधा असर आपके प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन पर पड़ता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ल्यूकेमिया है क्या और यह बीमारी कैसे होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यह WBC के कारण ही होता है। तो चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 19 की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक ml रक्त 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 1000, 100 या फिर 1 लाख या 10,000, बताइएगा ज़रा। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है भाई। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रति ml रक्त जो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है वह 100 होता है, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और ध्यान रहे हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त यानी ब्लड में ऑक्सीजन परिवहन एवं रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। यानी इसी के कारण जो ब्लड का रंग होता है वह लाल होता है, यानी हमें लाल रंग का दिखाई देता है। और पुरुषों में हीमोग्लोबिन का स्तर 14 से 18 ग्राम DL तथा महिलाओं में 12 से 16 ग्राम DL होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, यह बहुत ज़रूरी है। और हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, तो आपको इसको भी याद रखना होगा। हाँ, और हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं यानी इसकी जीवन अवधि कितनी होती है, तो इसका जीवन कार्यकाल 120 दिन होता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। हाँ, तो चलते हैं आज के प्रश्न नंबर 20 की तरफ, यानी आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है ये। तो चलिए देख लेते हैं। एमाइलेज एंजाइम में पाया जा सकता है लार, अमाशय, पित्ताशय, यकृत, बताइएगा ज़रा। देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। तो एमाइलेज एंजाइम में लार पाई जाती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रहे यह एमाइलेज एंजाइम लार में पाया जाता है, उसके साथ यह भोजन के स्टार्च को छोटे कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और लार में टाइलिन लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी होते हैं, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों बताइएगा ज़रूर कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए ही होता है, तो बताइएगा ज़रूर। और जाते जाते इस क्लास को लाइक करके जाइएगा और अपने मित्रों के पास इस क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वह भी आपके साथ मिलकर तैयारी करेंगे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी MSGK GS स्टडी फैमिली का आप लोग हिस्सा बन जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत ही ज़बरदस्त से प्रश्न और प्यारी सी क्लास। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को इसी तरह बहुत ही ज़बरदस्त बनाते रहिए ताकि आप अपना सिलेक्शन ले सकें। धन्यवाद।